हेलो दोस्तों, जेटेट शिक्षा में आपका स्वागत है। जो लोग भी जेटेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़कर जेटेट मेंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम तैयारी करवा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की, और आज हम पढ़ने जाएंगे नागरिक शास्त्र, और नागरिक शास्त्र में भी प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम देखते हैं नागरिक शास्त्र में कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है हमारा सम प्लस विधान। संविधान बना हुआ है हमारा सम प्लस विधान से मिलकर। तो सम मतलब समान, यानी कि सबके लिए एक बराबर, और विधान मतलब होता है नियम, कायदा, व्यवस्था या विधि। कहने का अर्थ है सबके लिए एक बराबर व्यवस्था या विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं और अंग्रेजी में प्रेम्बल भी कहते हैं। जो हमारा प्रेम्बल या संविधान की प्रस्तावना होती है वह संविधान का मुखपृष्ठ होता है, जिसमें संविधान का सार दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो प्रस्तावना का जो उद्भव हुआ है यह उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में हुआ है, या अंग्रेजी में इसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना के रूप में अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। तो हमारा प्रस्तावना में वर्णित है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना की उद्देशिका है। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो आपको यह उद्देशिका कंठस्थ होनी चाहिए। आप अगर 2-3 बार इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो यह आपको याद हो जाएगा। इसे याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस प्रस्तावना में सारे चीज़ों का वर्णन है और सारे क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, या फिर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी 3 प्रकार का न्याय। इसीलिए आप प्रस्तावना को 2-4 बार पढ़िए, आपको कंठस्थ हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो ली गई है अमेरिका से। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आप देख सकते हैं ये अमेरिका का झंडा, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा। तो चित्र बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको एक बार में याद हो जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से। अब आगे आते हैं, प्रस्तावना या उद्देशिका को आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। तो प्रस्तावना या उद्देशिका, इसमें 4 मुख्य एलिमेंट्स या तत्वों को शामिल किया गया है। पहला है संविधान के प्राधिकार का स्रोत। जो हमारा संविधान है उसका स्रोत कहाँ से हम मतलब कि संविधान कहाँ से इसका स्रोत प्राप्त करता है, या फिर इसका शक्तिपुंज कहाँ है, तो वो हम भारत के लोग यानी जनता। आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राज्य का स्वरूप। वो आप देख सकते हैं संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य।
फिर तीसरा एलिमेंट है संविधान का उद्देश्य, वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और उसके बाद नेक्स्ट है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, वो है 26 नवंबर 1949। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो पहला उद्देशिका का तत्व है संविधान को अधिकार देने का स्रोत, तो वो है हम भारत के लोग। यानी कि संविधान को अधिकार देने का स्रोत किसने दिया है, तो हम भारत के लोगों ने दिया है। संविधान कहाँ से वो शक्ति पाता है, तो वो है हम भारत के लोग। नेक्स्ट है दूसरा एलिमेंट भारतीय राज्य का स्वरूप या फिर प्रकृति। उसका हमारे जो भारतीय राज्य है उसकी प्रकृति क्या है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम राज्य का जब भी प्रयोग करेंगे तो वो राज्य यानी हमारे देश के बारे में बात हो रही है, तो अब राज्य और देश में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है। तो भारतीय राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारतीय राज्य एक समाजवादी राज्य है और पंथ निरपेक्ष राज्य है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक। अब देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का अर्थ है कि यह देश एक संप्रभु देश है, यह एक सार्वभौम राष्ट्र है और उर्दू में कहा जाए तो यह खुद मुख्तार मुल्क है। ये सब कहने का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्र है। भारत अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी अन्य देश का हस्तक्षेप भारत को स्वीकार्य या बर्दाश्त है। इसका एग्जाम्पल है कश्मीर मामला। देखिए, जो कश्मीर मामला है वह भारत के और पाकिस्तान के बीच है, तो कोई तीसरा देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब है यह भारत का आंतरिक मामला है, उसमें कोई भी बड़ा से बड़ा देश आ जाए मध्यस्थता करने के लिए तो भारत को यह बर्दाश्त, यह कबूल नहीं होगा। संप्रभु राज्य होने का एक और उदाहरण देखिए आप, रूस यूक्रेन युद्ध। उससे पहले देखिए कि किसी भी अन्य राष्ट्र या राष्ट्र के साथ संधि या मित्रता करने के लिए भी भारत पूर्ण स्वतंत्र है। किसी भी राष्ट्र से दुश्मनी या दोस्ती करने के लिए भारत किसी अन्य देश से पूछेगा नहीं, वह खुद से यह निर्णय लेगा कि उसे किस राष्ट्र से मित्रता करनी है या किस राष्ट्र से उसे शत्रुता करनी है। इसका उदाहरण है रूस यूक्रेन युद्ध। जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो अमेरिका ने तेल आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था रूस से, लेकिन भारत ने अमेरिका की बात ना सुनी और रूस से तेल आयात किया। तो भारत अपना निर्णय लेने में खुद स्वतंत्र है। अब हम दूसरे स्वरूप पर आते हैं। तो भारत का दूसरा स्वरूप है समाजवादी स्वरूप। देखिए, भारत का समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करता है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी हो, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी हो और निजी क्षेत्र की भी कंपनियां हो। गांधीवाद समाजवाद की ओर भारत का ज़्यादा झुकाव है। अब बात करते हैं समाजवादी की। तो जो समाजवादी है वह मूल प्रस्तावना में, समाजवादी शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं दिया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इस समय 3 शब्द और जोड़े गए थे, वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है। तो पंथ निरपेक्ष, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का कहने का अर्थ यह है कि भारत सर्वधर्म समभाव सिद्धांत का अनुकरण करता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारत एक धर्म विहीन राज्य है या भारत एक अधार्मिक राज्य है या फिर भारत धर्म विरोधी राज्य है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं है या फिर भारत किसी विशेष धर्म को ना तो प्रोत्साहन देता है और ना ही किसी अन्य धर्म को हतोत्साहित करता है। धर्म के नाम पर कोई भी विभेद भारत में नहीं पाया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक की।
लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है लोगों द्वारा चुने गए शासक के द्वारा सरकार चलाने का अधिकार, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में ही होती है। यही हमारा संप्रभुता का सिद्धांत भी कहता है। संप्रभुता के सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतंत्रात्मक कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप इलेक्शन में मतदान करते हैं तो आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि फिर आपका प्रतिनिधित्व करता है संसद में या विधानसभा में, फिर वो सरकार चलाता है। तो लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है हमारे देश में? तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो हमारे देश में पाया जाता है। हमारे देश में कैसा लोकतंत्र पाया जाता है? तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र, जिसमें सांसद यानी कि एमपीज और विधायक एमएलएज जनता द्वारा यानी हमारे द्वारा चुने जाते हैं। अब अगला देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है जिसमें वंशानुगत शासक नहीं होता, यानी कि राजशाही नहीं होती है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में आप देखिएगा कि राजशाही नहीं है। कोई भी हमारे देश का प्रमुख बनता है तो वह पद वो हमेशा के लिए उसका नहीं हो जाता है, ना ही कि उसके संतान के लिए वो पद आरक्षित कर दिया जाता है। तो इसमें कोई भी पद आरक्षित नहीं होता है, समस्त पद निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें शासक का निर्वाचन होता है। निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? निश्चित अवधि के लिए, 5 वर्ष के लिए। और शासक का चुनाव कैसे होता है? वो लोगों द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले तत्व की, तो वो है उद्देश्य। तो हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य थे? न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। तो कैसा न्याय? न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये तीनों शब्द लिए गए हैं 1917 की रूसी क्रांति से, और ये तीनों ही शब्द दिए गए हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सामाजिक न्याय का यह अर्थ है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक न्याय के द्वारा कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं अगला आर्थिक न्याय की। तो आर्थिक न्याय क्या कहता है कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण किया जाएगा। आजीविका के साधन समस्त नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होंगे। देखिए, अगर आर्थिक न्याय नहीं होगा और आर्थिक गतिविधि का केंद्रीकरण कर लिया जाएगा तो समस्त आर्थिक लाभ किसी विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति विशेष को मिलने लगेगा। इसीलिए आर्थिक गतिविधि का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा भारत राज्य में, और आजीविका के साधन समस्त नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यह आर्थिक न्याय कहता है। फिर हम देखते हैं राजनीतिक न्याय। तो प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार होगा। इसका उदाहरण क्या है? हाल ही में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास हुआ है। हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ है, जिससे महिलाओं की 33% उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी हमारे संसद में। तो यह एक राजनीतिक न्याय का उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी प्रकार की स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ऐसी स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है और इसके हनन होने पर हम न्यायालय जा सकते हैं, यह भी प्रावधान किया गया है। किंतु स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं होता है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। स्वतंत्रता जो है वो शर्त रहित नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं समता पर। तो समता किस किस चीज़ की समता है? तो प्रतिष्ठा की समानता है, अवसर की समानता है। समता किसी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव का समान अवसर
प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं बंधुत्व की। तो बंधुत्व क्या कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता और एकता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कार्य करने होंगे। अब हम आगे देखते हैं चौथा एलिमेंट, तो वो है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि। तो संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949, जिसे हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर को हम लोग ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो बात यह है कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारणवश 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हमें स्वतंत्रता मिल नहीं पाई, तो इसलिए हम स्वतंत्रता हमें उस दिन मना नहीं सकते हैं। कब मनाते हैं स्वतंत्रता दोस्तों? तो 15 अगस्त को। तो फिर 26 जनवरी को क्या किया जाए? तो फिर यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को तब हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ आवश्यक तथ्य देख लेते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा ठाकुरदास भार्गव ने। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा, कौन कौन से महान हस्तियों ने या महान विद्वानों ने प्रस्तावना को क्या क्या की संज्ञा दी। इसलिए ये सब चीज़ को आप याद रखिएगा। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा। फिर प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र NA पालकीवाला ने कहा। और प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रस्तावना संबंधित विवाद। तो बेरुवाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन अपने इसी फैसले को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में संविधान का अंग माना और ये भी माना कि प्रस्तावना में संशोधन संभव है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि बिना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना ही प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तो उसके बाद तत्पश्चात 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े। और ये भी गौर कीजिएगा दोस्तों कि प्रस्तावनाओं में एक ही बार संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्लास नागरिक शास्त्र का और टॉपिक था प्रस्तावना। अगर आप जेटेट मेंस से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।